गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम क्रेब्स चक्र का अध्ययन करेंगे। क्रेब्स चक्र जो है वो H.A. क्रेब्स द्वारा इस जो चक्र है इसकी सारी अभिक्रियाएं दी गई थी, तो उन्हीं के नाम पर इस चक्र का नाम क्रेब्स चक्र रखा गया है। इसके अलावा इस चक्र को और भी कई सारे नाम हैं जिनसे जाना जाता है। जैसे इसे TCA चक्र कह सकते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर ऑर्गेनिक एसिड साइकिल भी कहा जा सकता है, या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल कह सकते हैं, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। इनमें से किसी भी नाम से यदि अपन कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि क्रेब्स चक्र की बात की जा रही है। अब इस चक्र की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, ये भी जानना अपने लिए आवश्यक है। तो अपन ये जान लें कि सबसे पहले अपन ने ग्लाइकोलाइसिस देखा। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण हुआ था। उसके बाद जो अगला चरण हुआ था उसे अपन डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक अम्ल चरण कहते हैं, जिसमें उन 2 पायरुविक अम्ल के अणुओं से 2 एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण हुआ था। तो अब यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीकरण होना चाहिए, जिससे CO2 निकलनी चाहिए। एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है वो 2 कार्बन का यौगिक है। यदि एक ही चरण में सीधे इसमें से CO2 बाहर निकल जाती है, मान लीजिए, तो होगा क्या कि ये अभिक्रिया जो होगी वो बहुत तेज़ी से संपन्न होगी और सारी जो एनर्जी होगी वो पूरी सब एक ही चरण में बाहर निकल जाएगी, यदि एक ही स्टेप में ये रिएक्शन होती है तो। लेकिन जो कोशिकाएं होती हैं उनको उस समय ऊर्जा की मान लीजिए आवश्यकता नहीं है, या फिर इतनी सारी जो एनर्जी है उसकी उस इंस्टेंट टाइम पर आवश्यकता नहीं है। तो क्या होगा कि जितनी भी ऊर्जा संचित थी वो सारी की सारी ऊर्जा एक बार में निकल कर उसी समय नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वो उसका यदि उपयोग नहीं हो पाएगा तो वो ऊष्मा में बदल जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। तो फिर उसके लिए ये एक रास्ता निकाला गया है। वो क्या कि यदि एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीकरण छोटे छोटे चरणों में हो, यानी ये जो उद्देश्य क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम से CO2 को बाहर निकालना है, लेकिन उस एक ही काम को जैसे नाक को यूँ सीधा ना पकड़कर उसको यूँ करके यूँ घुमा के ऐसे पकड़ा है, तो वो वाली उस तरह की चीज़ हो गई है। मल्टी स्टेप्स में, यानी 1 बाई 1 स्टेप बाई स्टेप अपन चलेंगे और उद्देश्य वही होगा, CO2 बाहर निकलेगी, लेकिन फ़ायदा क्या होगा कि जो एनर्जी स्टोर है एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर वो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से निकलेगी। जैसे एक चरण हुआ उसमें थोड़ी ऊर्जा निकली, अगले चरण में थोड़ी ऊर्जा निकली, उसके अगले चरण में थोड़ी ऊर्जा निकली, तो सारी ऊर्जा एक साथ नहीं निकलेगी, चरणों में निकलेगी, तो सारी ऊर्जा नष्ट नहीं होगी और उस ऊर्जा को संचित कर लिया जाएगा कुछ विशेष अणुओं में। अभी विशेष अणु कौन से हैं जिनमें से संचित किया जाएगा? वो होते हैं NADPH2, NADH2, FADH2, GTP, ATP। ये वो विशेष अणु होते हैं जिनमें ऊर्जा को संचित कर लिया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर इन अणुओं का उपयोग कर कर इनसे ऊर्जा की प्राप्ति कर ली जाती है। तो यहाँ पर अपन देखें एक बार, ये ज़रूर, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जान लें अपन कि क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बन के 2 परमाणु होते हैं, यदि इसका CO2 में ऑक्सीकरण एक ही चरण में हुआ तो वह अभिक्रिया बहुत तीव्र होगी, उसमें संचित सारी ऊर्जा एक साथ निकल जाएगी। कोशिकाएं इतनी अधिक ऊर्जा का उपयोग उपापचयी क्रियाओं में नहीं कर सकेंगी। ऐसी दशा में सारी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाएगी। अतः एसिटिल कोएंजाइम का ऑक्सीकरण अनेक छोटे छोटे चरणों में होता है और विमुक्त ऊर्जा कुछ विशेष अणुओं द्वारा ट्रैप कर ली जाती है। ये मैंने क्या बताया, ये चरण आपको, ये महत्व है किसका? क्रेब्स चक्र का, कि क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों होता है क्रेब्स चक्र। उसका जो आंसर है, उसका उत्तर, वो आपको इन चरणों के माध्यम से इस प्रकार से देना है। अब अपन देख लेते हैं क्रेब्स चक्र में क्या रिएक्शंस संपन्न होती हैं। 12th में भी पढ़ा हुआ होगा आपने क्रेब्स चक्र। अब देखें, ग्लाइकोलाइसिस अपन ने देख लिया। ये ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक अणु से ग्लूकोज जो था, जिसे अपन C6H12O6 कहते हैं, ग्लूकोज के एक अणु से क्या बना था? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा 2 अणु बने थे, किसके? पायरुविक अम्ल के, पायरुविक एसिड। ये तो अपन जानते हैं। पायरुविक एसिड जो होता है वो 3 कार्बन का यौगिक होता है, ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन का होता है। तो एक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के कितने अणु बने थे? 2 बने थे।
तीन तीन कार्बन के 2। अब देखें इसके नेक्स्ट दूसरा चरण क्या होता है। दूसरा चरण कहलाता है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक अम्ल, यानी डी मतलब हटना, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का। CO2 हट रही है किस में से, पायरुविक अम्ल में से। अब पायरुविक अम्ल जो है वो 3 कार्बन का यौगिक है, अभी मैंने आपको बताया। अब जब डीकार्बोक्सिलेशन हुआ उसमें से CO2 बाहर निकल गई। CO2 में कितनी कार्बन होती है, 1। जब 3 कार्बन की चीज़ में से 1 कार्बन CO2 के रूप में बाहर निकल गई तो जो चीज़ बनेगी, जो उत्पाद बनेगा वो कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का। तो 2 कार्बन का यौगिक बनता है। उसके अणु भी कितने होंगे, 2। अब उस 2 कार्बन के यौगिक का क्या नाम है, 3 कार्बन वाले का क्या नाम था, 3 कार्बन वाले को कहते थे पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड था। और इससे जो बनेगा 2 कार्बन का वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अब ये जो कहानी शुरू होगी वो एसिटाइल कोएंजाइम ए से होती है, जो 2 कार्बन का यौगिक है। और इसके कितने अणु बन रहे हैं, 2, क्योंकि पायरुविक अम्ल के कितने बने थे, 2। ग्लूकोज का अणु कितना था, 1। पायरुविक अम्ल कितने बने थे, 2। उसके डीकार्बोक्सिलेशन से एसिटाइल कोएंजाइम में कितने बने, 2। तो अब ये प्रत्येक चक्र में एसिटाइल, एक क्रेब्स चक्र चलेगा, एक चक्र क्रेब्स का अणु कितने होंगे एसिटाइल कोएंजाइम के, 2। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अपन इस चक्र का अध्ययन करते हैं शुरू से। ये पहला चरण है, ये देखें, ये पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, ये देखिए ये CO2 बाहर निकलती दिखाई हुई है, और बनता क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण हो गया। ठीक है। अब इसके बाद ये जो चरण चलेगा, ये सारे जो स्टेप्स चल रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अपना क्रेब्स चक्र है जो अपन को अध्ययन करना है। तो अपन बारी बारी से इसके स्टेप्स पढ़ते जाते हैं और इसमें से देखते जाएंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला प्रथम चरण कौन सा होता है। प्रथम चरण में जो एसिटाइल कोएंजाइम बना है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड से, वो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित एक 4 कार्बन परमाणु वाले यौगिक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से संयोजित होगा और 6 कार्बन वाला यौगिक बनाएगा सिट्रिक एसिड। एसिटिल कोएंजाइम है 2 कार्बन का, उसकी क्रिया होगी किससे, 4 कार्बन के यौगिक से जिसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। 4 और 2 होते हैं 6, तो 6 कार्बन की चीज़ बनेगी जिसका नाम होता है सिट्रिक एसिड, और कोएंजाइम में बाहर निकल जाएगा। ये जो अभिक्रिया होगी वो किस एंजाइम की उपस्थिति में होगी, सिट्रेट सिंथेटेज, और जल जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अब आप इसको यहाँ से देख लें, ये है ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, 4 कार्बन का है। कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। ये एसिटाइल कोएंजाइम है, कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। जब ये दोनों जुड़े, यानी ऑक्जेलो एसिटिक और एसिटाइल कोएंजाइम तो निकल गया बाहर, ये तीर से अपन को दिखा रखा है, और बना क्या, रिजल्ट क्या बना, 4 और 2 के जुड़ने से ये 6 कार्बन का यौगिक बना, जिसे सिट्रिक एसिड अपन कहते हैं। तो ये पहला चरण है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्लस एसिटाइल कोएंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज देता है क्या, सिट्रिक अम्ल। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या है। दूसरा चरण में क्या होता है, ये जो सिट्रिक अम्ल बना था पिछले चरण में, जो 6 कार्बन का कंपाउंड है, ये एक अणु जल का बाहर निकालेगा। पहले तो बाहर निकालने से क्या बन जाएगा, सिस एकोनिटिक एसिड नाम का एक कंपाउंड बन जाएगा, और अगले चरण में वापस से पुनः जल के एक अणु को ग्रहण कर लेगा। तो यानी प्लस माइनस बैलेंस हो गया। एक चरण में तो जल के अणु को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, दूसरे चरण में जल के अणु को ग्रहण कर रहा है। तो एक बार में तो माइनस हुआ, अगली रिएक्शन में प्लस हो गया, जल। तो इससे क्या बन रहा है, सिट्रिक एसिड से जब जल को उसने बाहर निकाला तो बना सिस एकोनिटिक एसिड, वापस से जल को ग्रहण कर लिया तो बन गया आइसोसिट्रिक एसिड। और ये दोनों ही अभिक्रियाएं एकोनिटेज नामक एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती हैं। तो अपन देख लें, ये सिस एकोनिटिक एसिड और आइसोसिट्रिक एसिड समावेवी होते हैं। तो ये आप देखो, ये सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का, ये दोनों चरण मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये अपना सेकंड स्टेप है। तो यहाँ हुआ क्या, सिट्रिक एसिड ने पहले तो जल के अणु को निकाला तो बना सिस एकोनिटिक एसिड जो इसका समावयवी है, और अगले चरण में, इस चरण में उसने जल को ग्रहण कर लिया तो फिर क्या बना, आइसोसिट्रिक एसिड। और ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन दोनों ही एकोनिटेज एंजाइम द्वारा प्रेरित हुई। तो परिणाम क्या निकला, पहले चरण में ऑक्जेलो एसिटिक और एसिटाइल कोएंजाइम से सिट्रिक अम्ल बना था, दूसरे चरण में सिट्रिक एसिड से क्या बना है, आइसोसिट्रिक एसिड। अब नेक्स्ट अगला चरण क्या है,
जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या हुआ, ये जो आइसोसिट्रिक अम्ल बन गया दूसरे चरण में, इसका ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण से ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल बनेगा। पहले तो सबसे पहले तो ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल नाम का एक कंपाउंड बनेगा ऑक्सीकरण से, और यह प्रक्रिया जो होगी वो आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में प्रेरित होगी। और इस प्रक्रिया में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु निकलेंगे। अब जब हाइड्रोजन निकल रही है, क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रही है, ऑक्सीकरण मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना, और अपचयन या रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का भीतर प्रवेश करना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ये रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यानी हाइड्रोजन निकल रही है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो ये जो हाइड्रोजन निकल रही है, इनका कोई ना कोई ग्राही भी होना चाहिए। तो इनको ग्रहण कौन करता है, इनको ग्रहण करता है NAD। NAD इनको ग्रहण कर कर NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अपचयित रूप है, और उस NADH2 से ही हमें ऊर्जा भी प्राप्त होगी। तो अपने लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है। तो फिर इस चरण में होगा क्या, ये देखें, यहाँ से देखें इस चरण को, आइसोसिट्रिक एसिड जो होता है वो क्या करेगा, इस चरण के अंदर ऑक्सीकृत होगा। ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगा, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बनाएगा आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में। और प्लस क्या बन रहा है, यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ है, ये NADH+H+ बन रहा है, जो ऊर्जा का रूप है। ये जो इसके नीचे है जो लिखा हुआ है, जो अपन को दिख नहीं रहा, वो NAD लिखा हुआ है, आइसोसिट्रिक एसिड प्लस NAD, तो ये देगा NADH2। अब ये जो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड है, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होगा। तो पहले अपन यहाँ देख लें, 2 चरण हो गए। पहला फर्स्ट स्टेप ये हो गया था सिट्रिक एसिड का बनना, सेकंड स्टेप ये हो गया था आइसोसिट्रिक तक बनना। अब आइसोसिट्रिक से अल्फा कीटोग्लूटेरिक जो बनना है, ये थर्ड स्टेप है। तो इस थर्ड स्टेप के अंतर्गत 2 चरण आ गए हैं। अभी तक तो मैंने आपको एक ही चीज़ बताई, आइसोसिट्रिक के ऑक्सीकरण से बनना है क्या, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। ये बीच में यहाँ पे दिखाया नहीं हुआ है, लेकिन वो ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल बनेगा, और उस प्रक्रिया में NAD से क्या निर्माण होगा, NADH2 का, जो कि ऊर्जा का रूप है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये CO2 बाहर निकाल रखी है, तो CO2 कहाँ निकली। अब जो सेकंड स्टेप होगा, जो यहाँ दिखाया हुआ नहीं है, उसमें CO2 बाहर निकलेगी। ये देखें अपन यहाँ पर, ये जो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बना, इसका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, मतलब CO2 बाहर निकली, जिससे बना अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। तो वहाँ पर उन्होंने सीधे ही जो ये अपना आइसोसिट्रिक है, उससे सीधा अल्फा कीटोग्लूटेरिक बना रखा है। लेकिन अब अपन को समझ में आ जाना चाहिए कि पहले तो आइसोसिट्रिक से बना है क्या, पहले चरण में तो आइसोसिट्रिक से बना है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, और फिर ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड से क्या बना है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बना है। तो तब CO2 बाहर निकली है। तो इस पहले चरण में NADH2 का निर्माण हुआ है, और जो दूसरा चरण है, तो ये दोनों मिला के एक स्टेप है, तो उसमें CO2 बाहर निकली है। तो अपन देखें इसको ज़रा, यहाँ पर देखो आप वापस से, थर्ड स्टेप में आइसोसिट्रिक से पहले बना है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, और NADH2 का निर्माण हो गया, NAD से NADOH2। दूसरे चरण में ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड से बना है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा बना है, यानी उसमें से CO2 बाहर निकली है। तो ये वो चरण है जिसमें CO2 बाहर निकले। तो दोनों चरण मिला के एक बता दिया, सीधो आइसोसिट्रिक से अल्फा कीटोग्लूटेरिक। तो आप इसको थर्ड फोर्थ स्टेप मान लें, थर्ड भी यही है, फोर्थ भी यही है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप, जो 5वां चरण है, वो क्या है, ये जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड था, ये बन गया, ये क्या करेगा, इसका वापस से ऑक्सीकरण होगा, इसका भी ऑक्सीकरण होगा। जब ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीकरण का मतलब है कि उसमें से कुछ एनर्जी जो होगी वो बाहर निकलेगी। तो ये प्रक्रिया किस एंजाइम के द्वारा प्रेरित होगी, अल्फा कीटोग्लूटेरिक डीहाइड्रोजिनेज। डी मतलब हटना, हाइड्रोजिनेज क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा। किस में से हटाएगा, अल्फा कीटोग्लूटेरिक में से हटा देगा हाइड्रोजन को ये एंजाइम। तो हाइड्रोजन को बाहर निकाल कर अल्फा कीटोग्लूटेरिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा। ये यहाँ पर बना लिए सक्सिनाइल कोएंजाइम, क्योंकि उसने क्रिया किससे करी है, कोएंजाइम ए से क्रिया करी है, और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना लिया है। अब ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, ये GDP से क्रिया करेगा। GDP जैसे ATP होता है, ADP होता है, वैसे GDP होता है। GDP जो होता है वो वन जो GTP होता है, एक GTP
गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट इज़ इक्वल टू 1 ATP। ये ध्यान रखें आप, एक GTP एक ATP के बराबर होता है, दोनों में बराबर मात्रा में ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो था उससे पहले तो सक्सिनाइल कोएंजाइम बना है और NADH2 बना है। NADH2 क्यों बनी है, क्योंकि यहाँ पर ने देखा डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, उसने अल्फा कीटोग्लूटेरेट से हाइड्रोजन निकाली। जब उसने हाइड्रोजन निकाली तो उस हाइड्रोजन को किसने ग्रहण कर लिया, NAD ने ग्रहण कर लिया और क्या बना लिया, NADH2 बना दिया जो ऊर्जा का रूप है। लेकिन ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम बना है इसने क्या किया है, सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में जो ये जो कोएंजाइम ए था इसको तो बाहर निकाल दिया है, और जो फॉस्फेट थी उससे GDP की क्रिया हो गई है, जिससे कि GTP का निर्माण हो गया है। तो यहाँ पर क्योंकि दो स्टेप चल रहे हैं, शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि 2 पाइरुविक अम्ल हैं, उनसे 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने हैं। तो यहाँ पर GTP कितनी बनेगी, 2 GDP हैं ये, इनसे 2 GTP बनेंगी। जहाँ भी NADH2 लिखा हुआ है प्रत्येक 2 NAD से 2 NADH2 बनेंगे, यानी 2 बार चलेगा स्टेप्स, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ हुआ क्या, एक बार जरा उसमें देख लेते हैं अपन, डाइग्राम में इसमें देखें आप, 3 और 4 नंबर के चरण यहाँ हो गए थे, 3 और 4 यहाँ हो गए थे। फर्स्ट स्टेप ये हो गया था, सेकंड स्टेप ये हो गया, 3 4 ये हो गए। अब यहाँ से अपन यहाँ तक जो अपन को चलना है, ये 5 नंबर का जो चरण है। तो अल्फा कीटोग्लूटेरेट से कोएंजाइम ए ने पहले क्रिया करी है, ये देखें, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है, ये कोएंजाइम ए से क्रिया करी तो उसने क्या बना लिया है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाया है। CO2 बाहर निकली है और NAD से NADH2 बने हैं, 2 अणु बने हैं NADH2 के, CO2 बाहर निकल गए, ये बन गया सक्सिनाइल कोएंजाइम। सक्सिनाइल कोएंजाइम ने क्या करी, कोएंजाइम ये बाहर निकाल दिया है और GDP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की क्रिया करा के GTP का निर्माण कर दिया, ऊर्जा बन गई है। और सक्सिनाइल कोएंजाइम में खुद कन्वर्ट हो गया किसमें, सक्सिनिक एसिड में। तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से बना सक्सिनाइल कोएंजाइम में, सक्सिनाइल कोएंजाइम से बना सक्सिनिक एसिड। ये जो है वो 5वां चरण है, ये 5th स्टेप हो गया अपना। अब इसके बाद अपन देखते हैं अगले चरण में, ये जो वीडियो है अपना, एक मिनट रुकें, ये यहाँ तक अपन ने देख लिया है। तो ये वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसको लोड करने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसीलिए अपन इसका जो बाकी का भाग है वो नेक्स्ट